दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव को अब इतना आसान बिल्कुल न समझिए। हालांकि भाजपा 400 पार का नारा दे चुकी है। हालांकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चली है जहां इस देश के तमाम छात्रों के साथ उसे खड़े होना है और इस देश के छात्रों को अपनी ताकत, उनकी अपनी राजनीति जमीन पर इतनी कमजोर हो चली है जहां पर उसे अब गठबंधन के साथ लेना ही है, और वह भी चुनाव से पहले। लेकिन सवाल यह हो चला है कि तमाम तारों और दावों के बीच कांग्रेस को या कहें राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चला है कि उसने अपनी राजनीतिक जमीन इस देश में जहां जहां गंवाई है वहां पर वह लड़ने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। यानी इस मैसेज से वह लगातार दूर होती चली गई कि कांग्रेस अपनी जमीन पर लड़ाई कब लड़ी। और इस देश का सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया उसकी सत्ता दिल्ली में बनी है, चाहे वह इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति इस देश के भीतर छाई हुई। 2004 में शाइनिंग इंडिया ही क्यों ना हो, और यहां तक 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ी ताकत या कहें सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की रही है, जहां पर 80 में से 71 सीट बीजेपी जीत गई और एक झटके में भाजपा बहुमत के पार पहुंच गई 282 सीटों के साथ। और यही स्थिति 2019 के चुनाव में रही। लेकिन इस दौर को जवाब रखें तो एक नजर आपकी बहुत साफ होगी। मंडल कमंडल की लड़ाई में कांग्रेस कहीं नहीं थी, और मंडल कमंडल की लड़ाई से पहले कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन अब पहली बार राहुल गांधी ने इस बात को समझा कि अगर अपनी जड़ों को ही नहीं देखे और राजनीतिक जमीन को विपक्ष के हवाले करते चले जाएं, तो फिर जनता के भीतर यह भरोसा और विश्वास कैसे लौटेगा कि कांग्रेस लड़ने को तैयार है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से निकलेगी और 20 मार्च तक चलेगी। उसमें सबसे ज्यादा दिन किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में गुजारे जाएंगे, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी उत्तर प्रदेश के भीतर बनारस से लेकर अलीगढ़ तक या कहीं आगरा तक, इस पूरी यात्रा के दौर में वह तमाम कंस्टिट्यूएंसी आती है जिसको लेकर बीजेपी का एक ही पाठ है कि उसने मंडल को पराजित किया और अब अयोध्या यानी राम मंदिर के जरिए वह उत्तर प्रदेश के भीतर 80 में से 72 सीट जीतने का ख्वाब सजो चुकी है। चुनौती उत्तर प्रदेश में देनी होगी। यह पहला मैसेज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने दिया। राजनीतिक तौर पर कहां खड़े होना है, जबकि वह अमेठी पिछली बार हार चुके थे, तो क्या यह राजनीतिक के अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जहां केंद्र में उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी के बाद यह माना जा रहा है कि समूचे देश के भीतर राम मंदिर की जिस हवा को बीजेपी और संघ परिवार फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, वह तमाम स्थिति बीजेपी के अनुकूल है। लेकिन 22 जनवरी के बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर बनेगी, उसमें क्या यह संभव है कि 12-13 फरवरी को जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पहुंचे और उसकी एंट्री बनारस में हो, और बनारस से प्रयागराज यानी इलाहाबाद, प्रयागराज से लखनऊ, रायबरेली, अमेठी होते हुए इन तमाम जगहों से घूमते हुए उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़े और उसके बाद वहां से निकलकर वह मध्य प्रदेश की दिशा में चले जाएं। लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश को पार करने के दौरान क्या इस बार कांग्रेस का कहीं राहुल गांधी दोनों हाथ करने को तैयार है? इस स्थिति में भी जब मंदिर ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक भूमिका के असर भाजपा अपने तौर पर मान चुकी है, बना रही है, राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की जीत और उत्तर प्रदेश में जीत के बाद दिल्ली के सत्ता को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। यह बार बार हर चुनाव में नजर आया है, और इसका पिछले 50 वर्ष में अगर आकलन कर लीजिए तो एक बात बहुत साफ होगी, उत्तर प्रदेश में फतेह करना और वहां पर मंडल और कमंडल की राजनीति, खास तौर से निवासी के बाद जिस परिस्थिति में पंक्ति है, उसमें मौजूद वक्त में भाजपा अपने तौर पर यह मान चुकी है कि बीएसपी मध्य पड़ गई, यानी वह खत्म हो चली है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने वोट सत्ता में आने का ख्वाब कभी समझो नहीं सकती या फिर जीत हासिल कर नहीं सकती, और विरोधी के भीतर इस बात को लेकर होगा कि मुस्लिम समुदाय कहां जाएगा। क्या वह कांग्रेस के पक्ष में इसलिए खड़ा है कि वह बीजेपी को हरा देगी, या फिर भाजपा के
लिए तो वह मुस्लिम वोटर कोई मायने नहीं रखता है, तो फिर मुस्लिम वोटर कहां जाए? अगर वह अखिलेश यादव के साथ खड़ा होता है और जीत उसके बाद भी नहीं मिलती है तो फिर उनको उनका वोट बर्बाद हो गया। तो इंडिया गठबंधन के भीतर अपनी ताकत को दिखाने के लिए या अपनी ताकत के जरिए सीटों की सौदेबाजी हो या राजनीतिक तौर पर चुनौती देने की स्थिति हो, यह पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश को केंद्र ठीक उसी तरीके से बनाया गया जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में याद कीजिए तो 22 दिन कर्नाटक में गुजरे थे और कर्नाटक में जब चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। जीडीएस को समझ नहीं आया कौन सा रास्ता पकड़े और उसे स्थिति में उसकी स्थिति जब बिगड़ी तो आज की तारीख में वह बीजेपी के साथ खड़ी है। स्थिति यहां तक आ गई कि जीडीएस ने जब समझौता किया बीजेपी के साथ तो अपने प्रमुख नेता या कहे महत्वपूर्ण नेता सीएम इब्राहिम तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि जिस रास्ते बीजेपी चलती है और मानकर चलती है कि उसे जिन वोटों की जरूरत नहीं है तो फिर नहीं है। तो राजनीति की स्थिति में पहली बार एक ऐसी यात्रा के केंद्र में उत्तर प्रदेश आकर अटक गया जिसके सर यह कांग्रेस को यह लगने लगा कि वह अगर खुद को पुनर्जीवित करना चाहती है और राजनीतिक तौर पर 2024 में मजबूती के साथ नजर आना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में उसे कदम बढ़ाने इस पूरी यात्रा को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। लेकिन उससे पहले इन 4 हिस्सों की यात्रा को समझते हुए एक चीज समझिए कि नॉर्थ ईस्ट से यह यात्रा शुरू होती है, इम्फाल से यानी मणिपुर 14 जनवरी को वहां से शुरू होती है और 20 मार्च को यह मुंबई में खत्म होती है। इस यात्रा के रूट को एक क्षण के लिए जरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि नागालैंड से आसाम, आसाम से अरुणाचल, अरुणाचल से दोबारा आसाम, आसाम से मेघालय और उसके बाद उसे जहां पर गठबंधन की सरकार, बिहार हो, वह बंगाल हो, वह झारखंड हो, वह अपने तौर पर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पर उनकी यात्रा और उन जगह पर जहां बीजेपी से उसे टकराना है उन जगहों की यात्रा एक क्षण के लिए इस नक्शे को देख लीजिए, तब कुछ हद तक उस रूट को समझ पाएंगे कि कितना लंबा रूट यह पैदल नहीं चला जाएगा। यह बेसिन की यात्रा है, गाड़ियों से चलने वाली यात्रा है, जगह जगह रैलियां करने की यात्रा यानी चुनावी दिशा की और बढ़ते हुए उस दिशा में कांग्रेस अपने तौर पर अपने नेता के साथ चुनावी रैलियों में 14 जनवरी से निकल जाएंगे और जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ असम में मौजूद होंगे और असम में दूसरे सबसे ज्यादा बड़े दिनों को लेकर तय किया गया कि वहां 8 दिन गुजरेंगे, 833 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन एक क्षण के लिए इस पूरी यात्रा के रूट को देखें जहां 15 राज्य 6700 किलोमीटर 67 दिन और 100 जिले और 100 जिलों का मतलब है कि 100 लोकसभा की सीट। लेकिन सवाल सिर्फ 100 लोकसभा की सीट का ही नहीं है, क्योंकि इन सीटों पर से तो कांग्रेस के पास सिर्फ ना ही सीट है, सवाल तो यह है कि तमाम 15 राज्यों में कितनी लोकसभा की सीट है और कांग्रेस वहां पर इस यात्रा के बाद कोई कमाल दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है, क्योंकि साग पर राहुल गांधी की भी इमेज होगी, राहुल गांधी का अपना संघर्ष होगा, कांग्रेस की अपनी नेहरू गांधी की विरासत होगी जिसको मौजूदा वक्त में कोई दूसरा शख्स नहीं ढो रहा है बल्कि खुद राहुल गांधी ही, वह भी ऐसे वक्त में जब नेहरू गांधी को खारिज करने की स्थिति में भाजपा राजनीतिक तौर पर इस देश में सक्रिय हो चली है। तो इस यात्रा का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है यह सिर्फ आप सोचे कि राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बात इससे बनती नहीं है, क्योंकि इन 15 राज्यों के भीतर 357 इतनी लोकसभा की सीट हैं, लेकिन इन 357 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीट ही बचती हैं, यानी 14 पर ही उसको जीत मिली है और बीजेपी को 238 सीटों पर जीत मिली है। मतलब क्या है, इन जगह पर अगर स्ट्राइक रेट 20% बीजेपी को काउंटर करते हुए कांग्रेस जीत जाए तो एक झटके में 272 के आंकड़े के नीचे बीजेपी आ जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है, क्योंकि 357 सीट में से जो गठबंधन है उनके पास 66 सीट है, कांग्रेस के पास 14 सीट है, 238 सीट बीजेपी के पास है, यानी इस यात्रा की पूरी लकीर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अनुकूल नजर आती है। और वहीं पर चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर अगर राहुल निकल रहे हैं तो पहला सवाल उत्तर प्रदेश का हर किसी के जहन में होगा। बनारस से उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है, बिहार से निकलकर बनारस पहुंचना, बनारस के बाद इलाहाबाद जाना यानी प्रयागराज, प्रयागराज के बाद अमेठी की दिशा में, वहां से रायबरेली की दिशा में, वहां से लखनऊ की दिशा में, वहां से बरेली, वहां से अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा और आगरा से फिर निकल जाना राजस्थान की दिशा में।
दरअसल यह उत्तर प्रदेश के भीतर 20 जिलों को इस पूरे रूट में कांग्रेस को करना है और कांग्रेस अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर और मौजूद वक्त में चुनाव को लेकर इसको दोनों तरफ से सक्रियता दिखानी है। इसलिए इस पूरी यात्रा में बिहार में गठबंधन है तो वहां अरनिया, पूर्णिया, सासाराम इनको जोड़ी और इस रूट को जोड़ो तो सिर्फ जिले ही कर पाएगी। और दूसरी तरफ जिन जगहों पर ममता बनर्जी कर रही है कि हम आपको 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, कांग्रेस विरोध करती है तो हम बिना आपके भी जीत जाएंगे, उससे बगावत के भी मुर्शिदाबाद वाले इलाके को छूते हुए बिहार निकलेगी। इस दौर से मैसेज किया है कि मैसेज 3 तरफ चुनौती इस यात्रा के जरिए है। नजर आती है चुनौती वह उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम में 8 दिन और सबसे ज्यादा 11 दिन उत्तर प्रदेश में गुजरते हैं, यानी कुल 27 दिन इन 3 राज्यों में राहुल गांधी को गुजारने हैं। यहाँ के 108 लोकसभा की सीटों में 83 सीट बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट है। 1 सीट उत्तर प्रदेश में, 1 सीट झारखंड में, असम के भीतर में 3 सीट, यही 5 सीट है। और दूसरी तरफ अगर आप गठबंधन के लिहाज से समझिए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जिसके पास 5 सीट थी, लेकिन आजमगढ़, रामपुर गंवाने के बाद अब उसके पास सिर्फ 3 लोकसभा सीट बची है। आरएलडी के पास कोई लोकसभा की सीट नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन उसे स्थिति में भी झारखंड के भीतर 11 सीट अगर बीजेपी ने जीती है तो अगला सवाल यह भी है कि झारखंड में जो 8 दिन में 13 जिलों को किया जाएगा वह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस अपने बूते और ज्यादा बड़ी ताकत के साथ खुद को बड़ा भाई मानते हुए झामुमो को छोटा भाई के तौर पर वहां वह सीटों के सौदेबाजी में एक्सेप्ट करना चाहती है। तो पहला सवाल, असम, झारखंड और उत्तर प्रदेश 108 सीट कांग्रेस की टारगेट से चल रही हैं कि इन 5 को वह 25 कर ले, क्या संभव है? इसमें सबसे बड़ी ताकत तो उत्तर प्रदेश में लगती है। और अगला सवाल असम के भीतर का है जहां की इस वक्त 9 सीट बीजेपी के पास है, वहां पर उसे लगता है कि वह 6 सीटों में सेंध लगा सकती है। यात्रा इस रूप में तैयार की गई है। अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि गठबंधन का है। उसमें बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यहां पर देखिए कुल 14 दिन इन तीनों राज्यों में गुजरेंगे। पहले 3 राज्यों में 27, जहां पर उसको लग रहा है कि चुनौती अब सीधे तौर पर लेनी होगी। जहां गठबंधन है वहां 3 राज्यों में 14 दिन, 5 दिन बंगाल में, 4 दिन बिहार में, 5 दिन महाराष्ट्र में। और यहां कुल 130 सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीट है, एक महाराष्ट्र में, एक बिहार में, 2 बंगाल में, सिर्फ 4 सीट। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण है कि गठबंधन के पास इन 3 राज्यों में बीजेपी से ज्यादा सीट है। बीजेपी के पास 58 सीट लोकसभा की है और 60 सीट गठबंधन के पास है, यानी जिसमें ममता बनर्जी की 22 सीट, जनता दल यूनाइटेड की 16 सीट, शिवसेना की 18 सीट, एनसीपी की 4 सीट। लेकिन यहां एक सवाल और भी खड़ा कर सकता है। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ तब तक उसके 16 सांसद जीते, शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब उसके 18 जीते। खेल उल्टा भी हो सकता है, ये दोनों उसके साथ थे इसलिए इन 2 जगह पर बीजेपी को भी जीत मिली, ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ गठबंधन का वर्चस्व है इसलिए कम दिन यहाँ पर राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी के तहत निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वह है जहां पर बिल्कुल आमने सामने की स्थिति कांग्रेस के साथ रहती है, उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, यहां पर तो गठबंधन का साथ ही नहीं है। और इन जगह पर जब सीधे टकराना है और यहां की स्थिति है कि इन 5 राज्यों में 112 लोकसभा की सीट, उन 112 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीट है, यानी तमाम जगहों पर देखिए स्थिति नाजुक है कांग्रेस की। और 112 में से जहां पर टकराती है आपस में कांग्रेस और बीजेपी, वहां पर 95 सीट बीजेपी के पास है। एक ही गठबंधन से हटकर एक शख्स है नवीन पटनायक उड़ीसा में, जिनके पास 12 सांसद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आपके निशाने पर है उसे 108 में से 5 सीट ही आपके पास है, जो गठबंधन के साथ है वहां पर 130 में से 4 सीट आपके पास है। जहां आप सीधे टकराते हैं वहां 112 में से 4 सीट ही आपके पास है। तो राजनीति की इस प्रक्रिया में शायद कांग्रेस का एक ऐसा भाव है या राहुल गांधी का यह कैसा भाषा है जिसके जरिए वह भविष्य की राजनीति को देख रहे हैं, या 2024 में मानकर चल रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अगर 20 से 30% भी आकर खड़ा हो गया तो एक झटके में बीजेपी या 2024 जो वह सोच रही है ऐसा संभव हो ही नहीं पाएगा उसके लिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश को
नवस के तौर पर अपनी यात्रा के बीच में रखा गया, क्योंकि जो सबको पता है कि क्या होगा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और राजनीतिक रंग में आरएसएस और उसके स्वयं सेवक और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से देश भर के मंदिरों में जो लाखों की तादाद में है वहां उनकी मौजूदगी, और इस देश के भीतर में अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों का जिक्र करते हुए उसे राजनीति के हवा को तूफान में बदलने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी करेंगे, उसमें बड़ा सवाल ये भी है क्या वह अपनी सीटों में बढ़ोतरी कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर सवाल है, जो मौजूदा सीट है वह मैक्सिमम है, तो क्या वह बचा पाए या वहां पर सेंध लग जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंबॉलिक है। नॉर्थ स्टेट से शुरुआत होगा, वहीं पर आप ध्यान दीजिए तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इन 4 जगहों से गुजर रहा है। इन 4 जगह के साथ लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास एक ही सीट है जो मेघालय में है। बीजेपी के पास 3 सीट हैं, 2 अरुणाचल प्रदेश की और 1 मणिपुर की सीट है, और बाकी वहां के क्षेत्रीय दल जो हैं उनके पास सीट है। तो मणिपुर एक सिंबॉलिक है, खासतौर से मणिपुर की घटना के बाद नॉर्थ स्टेट से मौलिक है, लेकिन असम सीधे सीधे उसे राजनीतिक टकराव की दिशा में भरती है, जहां पर पहली बार राहुल गांधी को उसे पट्टी में चुनौती बीजेपी को देनी है, और बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन जिस तरह से बनाई है उसमें सवाल सबसे बड़ा है, क्या अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस समेत पाने की स्थिति में राहुल गांधी ला पाएंगे इस न्याय यात्रा के जरिए। क्योंकि ध्यान दीजिए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो, पहले उन्होंने भारत न्याय यात्रा कहा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो दर्शन उनकी ब्रांड है। तो आज नाम बदलने का ऐलान कर दिया गया, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया था कि यह क्यों भारत जोड़ो शब्द को विखंडित करके भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। बुद्धि आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दिशा में बढ़ गई। अगला सवाल है कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी के नाम से चल रहे हैं, और यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और न्याय भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जिससे जुड़ा हुआ मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। ये दोनों मुद्दे क्या आर्थिक सामाजिक के जरिए उठकर इस दौर में राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगर ये मुद्दा बन जाए आर्थिक न्याय की स्थिति, अगर ये इस देश में मुद्दा बन जाए, तो एक झटके में सवाल ये नहीं होगा कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। झटके में इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक और गवर्नेंस आकर खड़ी हो जाएगी। ट्रिक इस बात की भी है कि कांग्रेस कितनी सक्षम है, राहुल कितने हैं, यह जरा समझना होगा, क्योंकि एक तरफ आर्थिक जस्टिस का सवाल है तो दूसरी तरफ सोशल जस्टिस का सवाल भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल जस्टिस का सवाल आते ही एक झटके में जाति जनसंख्या सामने आने लगती है, और सेंसेक्स किया जाए और एक झटके में मंडल की राजनीति उभर कर आती है, और मंडल की राजनीति के दायरे में बिहार और उत्तर प्रदेश समझा जा सकता है। तो यह एक अंतर विरोध भी है, और यह एक राजनीतिक चुनौती भी है। इन दोनों स्थिति में यह यात्रा क्या गुल खिलाती है, नहीं खिलाती है। लेकिन आखिर के 5 सबसे बड़े सवाल, क्या बीजेपी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में इस यात्रा के बाद कांग्रेस आ जाएगी, खास तौर से जब उसे पता है कि इस देश के भीतर में जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस टकराती है, कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 2, 4, 5% के अलावा कुछ होता ही नहीं है, जीत मिलती है। क्या वाकई गठबंधन वाले राज्यों में जहां पर इस यात्रा को कहीं एक कानी काटा गया है, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में एक मैसेज है कि अब 2024 का चुनाव पूरे ताकत से इंडिया वर्सेज बीजेपी की दिशा में कांग्रेस बढ़ाना चाहती है।